एग्रीकल्चर रेशम कीट पालन। आज हम इसके रेशम कीट का जो पालन पोषण है या रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म की बात करें तो इसका ग्रेनेज मैनेजमेंट किस तरीके का होता है। इसमें जो रेशम कीट पालक हैं उनको उपयुक्त प्रकार का बीज उपलब्ध कराना होता है तथा प्रजातियों के जो गुण हैं उनको बनाए रखना ही ग्रेनेज मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है। इसलिए इनका मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। इस चीज़ का उनको ध्यान रखना होता है। जांच के पश्चात पेब्रिन से जो मुक्त पाई गई मादा कीट हैं उनके सामूहिक निर्गमन के लिए रखना चाहिए और उनका आगे यूज़ लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले इमरजेंस ऑफ मोथ एंड फर्टिलाइजेशन होता है। जब जो उनके कोई हैं उनको सामान्य तापमान पर रखा जाता है तब जो एडल्ट कीट हैं वो समूह में निर्गमित होने लगते हैं या इमरजेंस उनकी होने लगती है। अपने स्वभाव के अनुसार ये इमरजेंस होते ही मादा के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं। जो मेल हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, किंतु फीमेल हैं वो उसके अंदर अंडे भरे होने के कारण सुस्त होते हैं तथा उड़ नहीं सकते हैं। अब एक समूह की मादा को दूसरे समूह के नर के साथ जोड़ा बनाकर रखते हैं। ये तुरंत ही मैथुनरत हो जाते हैं और लगभग 3 घंटे इनके बीच जो मैथुन की क्रिया है वो चलती है। इसके पश्चात नर को मादा से अलग कर देना चाहिए। एक बार मैथुनरत नर द्वारा दूसरी मादा को भी निषेचित करा सकते हैं, किंतु एक नर 2 से अधिक मादाओं को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। अब जो फर्टिलाइज फीमेल है वो एग देना प्रारंभ करती हैं, सेकेंड एग लेइंग। निषेचन के पश्चात जो मादा है वो 24 घंटे के अंदर अंडे देना शुरू करती है और अपनी प्रजाति के अनुसार 450 से 500 तक अंडे देती है। अंडे देने के पश्चात मादा की मौत हो जाती है और इन अंडों को ही सीड या बीज कहते हैं। ये अंडे प्रयोगशाला में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेरिलाइज्ड ट्रे में रखे जाते हैं। हैचिंग, यह रेशम कीट उद्योग की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि निकलने के तुरंत पश्चात ही इल्ली जो है वो तेजी से भोजन करना प्रारंभ करती हैं। अतः केवल वे ही रेशम कीट पालक सफल रेशम कीट पालन कर पाएंगे जो इन इल्लियों को ताज़ी और उचित मात्रा में शहतूत की पत्तियां उपलब्ध कराने में सफल होंगे। अब जो अंडों की या जो बीज की उचित समय पर हैचिंग की उत्पत्ति के लिए अनेक उन्नत तरीकों का विकास हुआ है, जिनमें अंडों को एकत्र करके शहतूत की पत्तियों के साथ छायादार स्थान में सफ़ेद कागज़ पर कीटरोधी ट्रे में स्टूल के ऊपर रख देते हैं। इस तरीके की कई जो टेक्निक्स है उसको यूज़ करके ये करवाया जाता है जो हैचिंग है। फोर्थ वन, एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ एग लेइंग एंड हैचिंग। यदि अंडे देने के 120 मिनट पश्चात अंडों को 24 घंटे के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर 4 दिन के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रख दिया जाए और इसके बाद 5 मिनट के लिए 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भिगो दिया जाए तो अंडों की जो उपरती है अवस्था या डायपोज अवस्था आसानी से तोड़ी जा सकती है। जो फीमेल रेशम कीट का होमोजाइगस स्टॉक प्राप्त करने के लिए 24 घंटे आयु वाले कीट से अंडे देते हैं तथा उन्हें 18 मिनट 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी में रखकर 4 दिन के लिए 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखते हैं, फिर इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं। जब ऐसे अंडों का सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया जाता है तो इनसे होमोजाइगस स्टॉक की प्राप्ति होती है। अब रेशम कीट पालकों तथा व्यापारिक पालन पोषण के लिए बीज की आपूर्ति। बीजगार प्रबंधन के पश्चात अगला चरण कीट पालक हैं जो इनको पालते हैं को बीज की आपूर्ति है। यह सप्लाई कीट पालन के
ज्ञान और अनुभव के अनुसार दो प्रकार की होती है, यथा अंडों की आपूर्ति तथा सेकेंड स्टार इल्ली की आपूर्ति। बात करें स्पिनिंग ऑफ कोकून या कोकून का निर्माण। जब पूर्ण परिपक्व इल्ली भोजन लेना बंद करती हैं तथा अपनी रेशम ग्रंथियों से एक चिपचिपा या स्टिकी जो मटेरियल है वो सेक्रेट करती है, इस अवस्था में इल्ली को स्पिनिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए तथा इन्हें कुछ समय के लिए तिरछे करके सूर्य की ओर रख देना चाहिए। 3 दिन में स्पिनिंग पूरी हो जाने के बाद कोया बन जाता है, जो यह रेशम कीट पालन की फाइनल स्टेज। कोकून की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ कोकून। कोकून की गुणवत्ता कच्चे रेशम की पैदावार, धागे की लंबाई, धागाकरण का गुण तथा धागे की टूटन पर निर्भर करती है। कोकून का विपणन या मार्केटिंग ऑफ कोकून। रेशम कीट पालन की प्रत्येक अवधि में उत्पन्न कोया की कीमत स्थिर रहती है, यद्यपि मूल्य सरकार द्वारा फिक्स किए जाता है तथा कीट पालक से जो कोया है या कोकून उचित मूल्य पर ही खरीद लिया जाता है। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। कोकून से रेशम धागा प्राप्त करने को पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग कहते हैं। इनमें स्टिफलिंग तथा रीलिंग शामिल है। अब स्टिफलिंग जो कोकून के अंदर प्यूपा को मारने की क्रिया को स्टिफलिंग कहते हैं। कीट को जो पालते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि 9 से 10 दिन पुराने कोया जिनमें रेशम कीट बाहर न निकले हो, इस क्रिया के लिए चुनने चाहिए। इस ऐसे कोयों को गर्म पानी में डाल देते हैं या भाप में रखते हैं या तेज़ गर्मी में सूर्य की रोशनी में 3 दिन तक रखते हैं या फिर धूप मन करते हैं। इस प्रकार कोयों के अंदर प्यूपा मर जाते हैं। रीलिंग एंड स्पिनिंग। मरे हुए कोकून से रेशम का धागा निकालने की क्रिया को रीलिंग कहते हैं। 4 या 5 कोकूनों के धागों के स्वतंत्र सिरे को पकड़कर एक विशेष प्रकार की लकड़ी के छिद्र में से गुजारते हुए ध्यान रखते हैं कि इन सभी धागों को बांटकर एक धागा बन रहा है, जिसे एक बड़े चक्र पर लपेट लिया जाता है, जहां से रेशम धागा को गड़ारी चरखियों पर लपेटते हैं। इस प्रकार चरखी पर प्राप्त धागे को कच्चा रेशम या धागाकृत रेशम या रीसेल रेशम कहते हैं। बेकार हुई बाहरी परत तथा क्षतिग्रस्त कोकून व धागों को एक कलेक्ट करके उन्हें अलग अलग धुनकर उनके धागों में बुन लेते हैं। इस बुने हुए रेशम को स्पंज सिल्क या कतान रेशम कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क की बात करें तो इसके अंदर 75% भाग रेशम धागों का जो होता है इनसेल्युबल प्रोटीन का बना होता है और ये धागे आपस में सिरसिन नामक पदार्थ से जुड़े रहते हैं। इसका शेष भाग है 25% जिलेटिनस प्रोटीन का बना होता है जो जल में अघुलनशील होता है। इसके अतिरिक्त रेशम में कुछ मात्रा में केराटिनॉइड, वर्णक एवं मोम भी पाया जाता है। इस प्रकार कैटरपिलर लार्वा के चारों ओर केस या कोकून बन जाता है। डिजीज ऑफ सिल्कवर्म ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।